हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपके लिए खास फ्राइडे का प्रोग्राम साउथ एशिया पर नजर सैयद अली मुश्तबा के साथ। इस प्रोग्राम में हम साउथ एशिया में होने वाले वाकयात पर खास तवज्जो देते हैं और सैयद अली मुश्तबा साहब हमें इन सारे मुल्कों में जो भारत के पड़ोसी मुल्क हैं उसकी कुछ खास खबरों पर चर्चा करते हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो पाकिस्तान में नई सरकार बनने के बाद भारत से तिजारत करने के लिए एक तरह से रजामंदी जाहिर की गई, लेकिन भारत ने उससे इनकार कर दिया। कहा जाता है कि टेररिज्म और कारोबार एक साथ नहीं चल सकता। उसके अलावा हम पाकिस्तान में ही कुछ और खबरों पर नजर डालेंगे। बलूचिस्तान में 2 टेरर हमले हुए हैं, उस पर हम नजर डालेंगे, देखेंगे वहां क्या कुछ है। एक और खबर है अफगानिस्तान और भारत के सिलसिले में। भारत में नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी में भारत की विदेश मंत्रालय के ऑफिसर्स मिले हैं जाकर के। गुजरात में नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ जो हमला हुआ था, आपको याद होगा, जिसमें विदेशी स्टूडेंट भी थे, उसमें अफगान स्टूडेंट्स भी थे। उसके बाद वहां की जो कॉन्सुलेट जनरल है वो गुजरात का विजिट किया है। उसके बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच में नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी में बातचीत हुई है, उस पर हम बात करेंगे। उसके अलावा भारत और मालदीव के बीच में रंग बदलते हुए रिश्ते भी बार बार सामने आ रहे हैं। कभी मोइजू साहब शायद फैसला नहीं ले पा रहे, कभी वो भारत की तरफ बढ़ते हैं, कभी चीन की तरफ बढ़ते हैं। इस तरफ एक इशारा है कि वो भारत से पैसे की मदद चाहते हैं। एक और खबर है जो लद्दाख से है। लद्दाख में पिछले कई सालों में चीन ने हमारे जमीन पर, काफी बड़ी जमीन पर कब्जा किया हुआ है, ऐसी रिपोर्टें हैं। उसके खिलाफ वहां पर सोनम वांगचुक है, उन्होंने अनशन किया हुआ है। उस मामले को भी देखेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक सीधे भारत और चीन ताल्लुकात से है। सैयद अली मुश्तबा साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप वक्त दे देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप बताइए कि ये इस वक्त पाकिस्तान में जो नई सरकार को मुश्किलात, फाइनेंशियल क्राइसिस के साथ जो सरकार मिली है, अब वो एक बार फिर भारत की तरफ देख रहे हैं। क्या कुछ कारोबार बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा, क्या हालचाल है? जी काजमी साहब, पहले मेरे सामीन को मेरा आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग अपने चर्चा का आगाज पाकिस्तान से कर रहे हैं और पाकिस्तान में तो मतलब अंबार लगा रहता है, कभी गवर्नमेंट का, कभी अपोजिशन का, कभी टेररिज्म का। तो आप का जो है विषय हम लोग का है कि अब शहबाज शरीफ की सरकार जो बन के मतलब बज़ाहिर हम लोगों को दिखाई पड़ रही है, उसमें उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है इसहाक डार। उन्होंने अपना एक मतलब ख्वाहिश जाहिर की है, भारत को एक संकेत दिया है कि अब जो है इतने दिनों से जो है तजारत इंडिया और पाकिस्तान की बंद पड़ी है। वाघा बॉर्डर से जो है जो तजारत होती थी पहले, यहाँ से सामान जाते थे वहाँ, वहाँ से सामान आते थे यहाँ। और इसमें जो है हमारे भी जो अमृतसर के लोग हैं और भी जो लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, जिनका बहुत ज्यादा तादाद में लोग हैं जो कि इस ट्रेड पर आश्रित है। तो उन्होंने एक पहल की है कि वहां पे भी उनको फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो उनको एड मिल रहा है, जो उनको वो मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, लेकिन वो सारी एड वगैरह जो है वो इनसफिशिएंट है पाकिस्तान के इकोनॉमिक हालत को सुधारने के लिए। तो इसी हवाले से उनके जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब ने एक पहल की है, एक पेशकश की है और उन्होंने भारत को कहा है कि अब जो है हम लोग अपने मतलब तजारत के रिश्ते को जो है फिर से बहाल कर सकते हैं। तो इस पे जो है कोई बहुत ही मतलब ये है कि बेबाक कोई जवाब भारत की तरफ से नहीं है। और हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं जयशंकर साहब, उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक मतलब टेररिज्म उनका जो है वो नहीं हो जाता है कंट्रोल, और हम नहीं करेंगे। अब तो जैसे जहां तक मीडिया का ताल्लुक है, तो अब तो मतलब कि महीने 2 महीने के बाद एक आदमी टेररिज्म की खबर आती है तो हम लोगों को या जो लोग इस खबर को देखते हैं उनको हर रोज तो वो टेररिज्म का कोई न्यूज आ नहीं रहा है। अब ऐसे में जो है जयशंकर साहब ने अपना रुख अभी कड़ा किया हुआ है। इसकी क्या वजह है
ये तो वही सब बता सकते हैं। लेकिन बहरहाल जहाँ तक खबर है, हम लोगों का काम है खबर जो है सामाईन तक पहुंचाना, और वो यही बात है कि अब जो है वो शायद मतलब रिश्ते जो हैं वो मतलब नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि किसी न किसी को तो पार करना होगा। तो अब तिजारत से और मतलब इन सब चीजों से शायद मतलब बात बने। अभी अभी जो है बात शुरू ही हुई है, शुरू होने की कतार है, यही खबर है जी। अच्छा, बलूचिस्तान से क्या खबर है? बलूचिस्तान आजकल काफी गर्म लग रहा है, क्योंकि वहां से जो चाइना वन रोड वन बेल्ट वाला जो प्लान है वो काफी बड़ा प्लान है। वहां पर गवादर से और चीन की तरफ जो सड़क बनाई जा रही है, ऑक्युपाइड कश्मीर से भी जा रही है, उस पर क्या कुछ है? बलूचिस्तान में कुछ वाकयात ऐसे नजर आ रहे हैं जो शायद तशवीशनाक हैं। जी, अभी जो बलूचिस्तान से 2 टेररिस्ट हमले हुए हैं वहां पे, और वो बिल्कुल 1 हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो मतलब वो हमले हुए हैं। और ये हमले जो है वहां का एक मजीद ब्रिगेड करके कोई स्क्वाड है जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लिए काम करता है, और उनका एलीट मतलब जो टेररिस्ट स्क्वाड है वो वही है, मजीद ब्रिगेड। उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है। ये दोनों हमले करीब करीब 1 हफ्ते या 8 दिन के अंदर अंदर हुए थे। पहला जो हमला है वो चाइनीज लोगों के ऊपर हुआ है, जो चाइनीज जो वर्कर्स हैं या जो उनके ऑफिशियल्स हैं वो काम कर रहे हैं गवादर पोर्ट के लिए, और उनके जो रेजिडेंशियल क्वार्टर हैं वहां ये टेररिस्ट घुस गए थे और उनको 4-5 लोगों को मार दिया। तो ये बड़ी खबर है, और इसके ऊपर जो है काफी पाकिस्तान गवर्नमेंट ने और पाकिस्तान आर्मी ने इसके ऊपर काफी मतलब बहुत संगीन मतलब इसको माना है इस घटना को, और उसके बाद उसके ऊपर वो कार्रवाई कर रहे हैं उस संगठन के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर। और अभी जो है ये कल की बात है या सोमवार की बात है, सोमवार के दिन ही जो है वो रात के 10 बजे के आसपास जो गवादर के ही आसपास एक पाकिस्तान का 2nd बड़ा नेवल एयर बेस है, उस पे अटैक कर दिया है। और अटैक करने के बाद जो है वो 2-3 तरफ से जो है 3 तरफ से खुला हुआ रास्ता था, वहां से वो आ गए टेररिस्ट। लेकिन जो है पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उन्होंने उनके हमले को जो है फॉइल कर दिया, और पाकिस्तानी इनका कहना है कि हम लोग जो है उनके 4 या 6 लोगों को हमने टेररिस्ट वालों को मार के लाया है। जबकि वो लोग जो है जो मजीद ब्रिगेड वाले हैं वो अपना वीडियो कैमरा वगैरह लेके आए थे वहां पर उस अटैक में, तो अटैक भी कर रहे थे और उसकी फिल्मिंग भी कर रहे थे। तो वो वीडियो भी आ गई है सामने कि जो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट है वो शायद गलत बयानी से काम कर रहे हैं। ये अपनी तरफ से कहते हैं कि हमने तो 10-12 लोगों को मार दिया था। तो देखिए ये खबर जो है इसके पीछे समझना पड़ेगा कि क्या खबर है, ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो हम लोगों के अंदर जो है जो जानकार लोग हैं उनको तो सारी चीजें मालूम है। तो ये जो बलूचिस्तान का मसला है, ये बलूचिस्तान शुरू से ही जो है वो एक आज़ाद मतलब प्रिंसली स्टेट था, और वहाँ पे मतलब कई चीफ्टन के और इनके जो है वो हुकूमत चल रही थी। और जब से ये पाकिस्तान बना और जब से बलूचिस्तान उनके साथ हो गया, तो बलूचिस्तान सारा जो डेवलपमेंट पाकिस्तान का है वो पंजाब में ही है। उनके जो पंजाबी लोग हैं वही जो है सारे पाकिस्तान के मेवे मखाने वही खा रहे हैं। बलूचिस्तान वालों को तो कुछ मिल ही नहीं रहा पाकिस्तान में रहने के बाद। और ये बातें बहुत दिनों से चली आ रही हैं, और वहां पर अलगाववाद के बाद वादी का बहुत जमाने से मतलब एक मतलब बहुत ही पकड़ उनकी बहुत मजबूत है, और वो पहले से भी टेररिज्म कर रहे हैं। और इसी वहां पे जो अलगाववादी है इसको कुछ जो मुखालिफ मुल्क है पाकिस्तान के वो भी कैश कर रहे हैं उसके ऊपर। वहां जाकर के उन लोगों को उस्काते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं और उनको कहते हैं कि आप पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट से आज़ाद हो जाओ। तो ये सब चीजें चल रही हैं, और पाकिस्तान जो है वो छोड़ना नहीं चाहता है, किसी को कैसे आज़ाद करना दे, उनको वो टेररिस्ट मानता है। तो अब इसमें एक वाकया और बड़ा वाकया आपको याद दिला दूं कि वहां के जो राजा थे या वहां के जो है मतलब बड़े मतलब चीफ्टन थे, उनका नाम था बुख्ती। उनको जो है मुशर्रफ ने बाकायदा आर्मी एक्शन में मार दिया था, और वो अंदर जो है जमीन दोस्त तहखाने में बंद थे, और वो बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ था। और वो बुख्ती जो है वो कई मतलब सेंचुरीज से उनकी फैमिली जो है वहां रूल कर रही थी। और ये सारी चीजें जो है वो ये है कि वो जो अलगाववादी संगठन है वो पाकिस्तान को नहीं मानते हैं कि आप जो है हमारे
मतलब हम आपके मुल्क में हैं, वो अपने आप को आज़ाद समझते हैं और आज़ाद बात कर रहे हैं। तो ये झगड़े वहाँ पे चल रहे हैं। और पाकिस्तान का ये जो 2 प्रोविंस है, पख्तूनख्वा, खैबर पख्तूनख्वा, वहाँ पे वो टीटीपी जो है वो अपना मतलब कहते हैं कि टेररिज्म कर रहे हैं, और यहाँ जो है ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो बनी हुई है ये कर रही है। तो खबर यही है, अभी इससे पहले भी कुछ दिन पहले हमें याद है कि वो यही बलूचिस्तान वाले कराची में आकर के उन्होंने अटैक कर दिया था। तो हम लोगों को जो है, जो इसको समझते हैं या कहते हैं, वो ये है कि हिंदुस्तान ही नहीं पाकिस्तान के टेररिज्म का मतलब शिकार है, पाकिस्तान भी जो है अपने यहाँ के टेररिज्म का शिकार है, वो खुद भी जो है टेररिज्म से लड़ रहा है। यही बात मैं कहना है। जी जी, ये बहरहाल पाकिस्तान के लिए अच्छा खासा चैलेंज है। पिछले दिनों हमें याद है कि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर हमले किए थे कुछ टीटीपी के ठिकानों के खिलाफ, तो नई सरकार है और ये सिक्योरिटी के मामला तो उसके सामने चैलेंजेस बहरहाल सामने मौजूद हैं। अच्छा, मैं चलना चाहता हूँ भारत और अफगानिस्तान के बीच। पिछले दिनों जो गुजरात में कुछ आरएसएस के ही लोग थे, जाहिर है, जिन्होंने नमाज पढ़ने वाले विदेशी स्टूडेंट्स पर हमला कर दिया, और उसके बाद भारत को बहुत ज्यादा एक तरह से दुनिया में बेइज्जती का सामना करना पड़ा। अभी क्या कुछ है? अफगानिस्तान की जो कॉन्सुलेट हैं वो गई थी कॉन्सुलर गुजरात, और उसके बाद विदेश मंत्रालय की मुलाकात कोई हुई है? क्या है वो मुलाकात? जी, इस खबर को अगर आप देखें तो दो खबरों में बांट सकते हैं। एक तो जो कॉन्सुलेट जनरल हैं जो कि बम्बई में रहती हैं, उनका नाम है जकिया वर्दक जी, वो जो है वो कॉन्सुलेट जनरल है बम्बई की, मुंबई की। वो जो वाकया गुजरात में हुआ था, वो तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कुछ फॉरेन स्टूडेंट जो है, जिसमें श्रीलंकन भी थे, उसमें कुछ अफ्रीकन भी थे, ज्यादातर अफ्रीकन ही लोग थे जो कि ज़ाम्बिया वगैरह के जो है वो ममालिक के नेशनल थे। ये लोग शायद तरावी पढ़ रहे थे हॉस्टल के अंदर, और ये जो हमारे आरएसएस के लोग हैं वो वहां पे घुस करके गए थे, और उसमें उन्होंने उन लोगों को नमाज में जो है वो मतलब मुदाखलत की थी और उनको मारा पीटा था, और उसमें कई लोग जो है वो घायल भी हो गए थे, हॉस्पिटलाइज भी हो गए थे। तो उसमें कुछ अफगान भी थे। तो ये जो हमारी जो अफगानिस्तान की जो खातून है जकिया मतलब वर्दक, ये गई थी वहां मिलने के लिए। तो इस खबर को यहीं तक रहने दें, अब दूसरी खबर पर आए। अब जो हमारे इनवॉय हैं जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर में जेपी सिंह जो है, वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को देखते हैं। वो दिल्ली के मतलब मंत्रालय में मतलब वो रहते हैं, मतलब फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में रहते हैं। उन्होंने जाहिर किया था अपना मतलब ख्वाहिश कि हम जो है वो कॉन्सुलेट जनरल ऑफ अफगानिस्तान जो कि बम्बई में है, उनसे वो मिलना चाहते थे, और वो दिल्ली गए, दिल्ली में ही वो मिलना चाहते थे। तो वो दिल्ली में चाणक्यपुरी से निकले होंगे, या जो भी पहले शायद अकबर भवन अभी उनका ऑफिस है, और वहां से जो है पहले अकबर भवन था, मालूम नहीं कहाँ है, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, वहां से वो जो है वो वहां के जो अफगान एम्बेसी है दिल्ली में, वहां गए थे। और जकिया जो वर्दक है ये आई थी वहां से, और इनसे और जेपी सिंह से काफी बहुत देरों तक बातचीत हुई, और उसमें कैसे हालात को बेहतर करें, कैसे कॉन्सुलेट को फिर आगे बढ़ाएं, इन सारी चीजों पे, ट्रेड कॉमर्स की बात हुई है। और उन्होंने ट्वीट किया है, आजकल तो एक्स चल रहा है, तो एक्स पे जो है जकिया वर्दक ने कहा है कि ये तो हमारे लिए बहुत फख्र की बात है कि हिंदुस्तान के इनवॉय जो है वो आए, हमसे मिले, और उन्होंने बहुत सारी चीजें बात की, और हम बहुत खुश हैं कि हिंदुस्तान जो है वो हमारे साथ फिर से जो है पुराने मतलब हालात को बहाल करने के लिए जो है वो कोशिश कर रहा है। अब इसमें जो अगर एनालिसिस हम देखते हैं तो ये एनालिसिस है कि अभी जो है जेपी सिंह को 15 दिन पहले ये अफगानिस्तान गए थे, काबुल गए थे, और उन्होंने वो मुत्तकी साहब जो है ज़बीउल्लाह मुत्तकी, उनसे जो है वो बात किया था, और उसके बाद उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था। और वही जब यहाँ आए वापस, तो अब जाकर करके उन्होंने अफगानिस्तान के जो कॉन्सुलेट जनरल हैं बम्बई के, उनसे बातचीत की। तो एक जो चीज मुझे समझ में आ रही है वो ये कि भारत और अफगानिस्तान के बढ़ते रिश्ते का संकेत हो रहा है, क्योंकि इतनी
मतलब शिद्दत के साथ अफगानिस्तान में भारत एंटर होने के लिए बेताब है, यही बता रहा है। ये दोनों जो मीटिंग एक काबुल में हुई थी और एक यहाँ हुई थी, मतलब दिल्ली के अंदर। लेकिन 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 मुस्तफा साहब, अभी तक भी नई दिल्ली में अफगान एम्बेसी में तालिबान का नुमाइंदा नहीं है। वहां तालिबान की हुकूमत है, यहाँ ये अशरफ गनी के नुमाइंदे अभी तक बैठे हुए हैं। तो ये काबुल से जब इनका ताल्लुक ही नहीं है, तो ये सब दिखावे की, तो फोटो खिंचवाने की तो खबर हुई कि हकीकत तो तालिबान के साथ कहाँ इनका राब्ता है। ये तो यूनाइटेड नेशन और न्यूयॉर्क और अमेरिका इधर उधर की फंडिंग से जी रहे हैं, जो उनके डिप्लोमेट्स यहाँ पर रह रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं जहां तक समझ रहा हूँ, यहाँ से आप दिल्ली में हैं तो शायद आपको ज्यादा उसकी जानकारी होगी। मुझे ये लग रहा है कि तालिबान वालों ने कैसे जकिया वर्दक को अलाउ कर दिया है वहां पे, मतलब फंक्शनिंग करने के लिए। और वो जो है वो तीनों काउंसलेट जो है वही देख रही हैं, बंबई का भी, हैदराबाद का भी और दिल्ली का भी। तो जो एंटी वीमेन पॉलिसी है कथाकथित तालिबान की, वो तो यहाँ फेल दिखाई पड़ रही है। या तो जो जकिया वर्दक है वो तालिबान को नहीं मानती हैं, वो पुराने मतलब हुक्मरानों को मानती हैं। तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे अगर समझ में आता है तो यही समझ में आता है कि अफगानिस्तान के जो तालिबान हैं उन्होंने जकिया वर्दक को कहा है और उनके ऊपर ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि चलिए आप ही आगे बढ़ाइए हमारे इसके। तो एक तो हमें वो समझ में आ रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो अफगानिस्तान में वो एंटी वुमेन कर रहे हैं, यहाँ अपने जो है वो काउंसलर चला रहे हैं एक वुमेन से। तो एक बात जो मुझे ये समझ में आ रही है, इसको भी मैं मतलब जितनी मुझे समझ है वही समझ में आपके सामने रखना चाह रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी बात जो है बहुत ही वाज़ेह है कि बिना मतलब तालिबान को रिकॉग्नाइज किए हुए, बिना अपने मतलब कॉन्सुलेट को वहां बहाल किए हुए, भारत जो है बेताब है अफगानिस्तान से रिश्ते को सुधार करने के लिए। और इसीलिए जो है वो इनकी यहाँ का अनुयायी जो है वहां गया, काबुल गया, और यहाँ भी जो है बैठ करके उन्होंने दिल्ली में बातचीत की। और ये सब ये संकेत दे रहे हैं कि भारत जो है इससे पहले कि अमेरिका रिकॉग्नाइज करे तालिबान को, मुझे तो ये लग रहा है कि शायद भारत ही ना कर दे। ये भी हो सकता है। लेकिन हमारा विदेश मंत्रालय तो अक्सर अमेरिका की तरफ देखता है कि वहां से क्या आता है। खैर, आने वाला वक्त बताएगा कि क्या सूरत हाल होगी। अब मैं चलना चाहता हूं भारत और मालदीव की खबर की तरफ। मोइजू बार बार सिग्नल कभी इधर दे रहे हैं, कभी बीजिंग, कभी नई दिल्ली। क्या है ताजा खबर, क्या है? जी, ताजा खबर यह है कि अब मोइजू ने जो है अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि हमारे पास पैसे नहीं है, हम जो है कंगाल हो गए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस है, और जितने चाइना ने हमें पैसे दिए थे वो कर्ज पे कर्ज बढ़ते जा रहे हैं, उसके सूद, तो उसको तो हम उतार नहीं रहे हैं। अब हमें पैसे की जरूरत है और हमें उन्होंने अपील किया बाकायदा भारत से कि भारत हमें जो है वो मदद करे, फाइनेंशियल एड दे। और उन्होंने ये भी कहा कि जो मालदीव को हर साल जो भारत एड देता है उसको इस बार भारत ने दुगना भी कर दिया था, या करीब करीब आधा से ज्यादा कर दिया था। लेकिन फिर भी मोइजू यही कह रहे हैं कि हमें फाइनेंस की जरूरत है, हमें पैसों की जरूरत है, और अपनी झोली फैला के भारत के सामने आ गए हैं वो, बिल्कुल। और उनके जो मुखालिफ लोग हैं, जो उनके अपोजिट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो कि प्रो इंडिया लोग हैं, वो भी मोइजू को कह रहे हैं कि आप जो है भारत के बिना तो मालदीव चल नहीं सकता है, अब भारत से अपने रिश्ते जो है सुधार रही है। और उसके बाद प्रो इंडिया आउट को छोड़िए, प्रो इंडिया की कहानी शुरू कीजिए। तो ये खबर जो है वो चल रही है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसी के साथ एक दूसरी खबर आई है कि अभी 15,000 लीटर जो पानी है वो चाइना ने मतलब रिफाइन कर करके, उसको बॉटल कर करके, केन में कर करके तिब्बत से शिप कर दिया है मालदीव के माले यहाँ पे। और वो शिप जो है डॉक भी कर गई है, वो पानी वहां मिल भी गया है। ये बात आपको वाजे कर देना चाहता हूँ कि मालदीव के चारों तरफ तो समुंदर है और समुंदर में खराब पानी है। वो पानी को कोई आदमी ना पी सकता है ना उसे नहा सकता है, वो पानी कोई काम का नहीं है। और उन्हें बिना फ्रेश वाटर के वो रह नहीं सकते हैं। 2014 में भी ये क्राइसिस हुआ था, तो इंडिया ने एक ऑपरेशन नीर किया था जिसमें दो जहाज जो है मतलब पानी के जहाज जो हैं वो यहाँ से पानी लेके गए थे, मतलब यहाँ के जो पोर्ट है वहां से मालदीव को लेके गए थे।
तो अभी जो है वो मालदीव ने अनाउंस भी कर दिया है कि चाइना का पानी आ गया है, और ये पानी जो है बिल्कुल शफाफ पानी है, बिल्कुल ग्लेशियर से निकला हुआ पानी है। ये सारी बातें वहां चल रही थी कि चाइना ने जो है वो इतना मोहसिन है और इतना दोस्त है मालदीव का कि बल्कि छाट के पानी लाया है, और जिस पानी पे कोई भी मतलब पोल्यूशन और किसी चीज का नहीं है। तो अब ये जो बात वहां पे हो रही है, ये पूरे साउथ एशियन मुल्क में, चाहे आप श्रीलंका को ले लीजिए, चाहे मालदीव को ले लीजिए, चाहे आप नेपाल को ले लीजिए, और भूटान की भी खबर है, ये भी मैं भूल गया था आपसे बोलने के लिए, ये भी खबर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे भूटान की। तो ये सब लोग जो है अब क्योंकि चाइना एक प्लेयर बन के आ गया है, तो अब ये बैलेंसिंग कर रहे हैं इंडिया एंड चाइना, जिससे हमें ज्यादा मिल जाए हम उसी की तरफ चले जाएंगे, जो हमें ज्यादा कंसेशन दे देगा हम उसी की तरफ चले जाएंगे। अब चाइना को पकड़ते हैं तो इंडिया नाराज हो जाता है, इंडिया को पकड़ते हैं तो चाइना का नाराज हो जाता है। यही गेम ये लोग खेल रहे हैं, और यही इनका जो है वो मंशा भी है कि हम मतलब कितना किससे खींच ले, यही खबर है। ये बहुत ही दिलचस्प है। ये छोटे मुल्क जो हमारे पड़ोस में हैं उनमें एक तरह से कंपटीशन चल रहा है भारत और चीन के बीच में, और कभी कोई आगे हो जाता है, कभी कोई पीछे हो जाता है। लेकिन ऐसी कई खबरें हैं कि बांग्लादेश, नेपाल, हत्ता के भूटान, इन सब जगहों पर श्रीलंका, चीन का असर लगातार बढ़ रहा है। अब मैं चलना चाहता हूं चीन और भारत की उस सीमा पर जहां लद्दाख, वहां पर एक अनशन हो रहा है। देखिए, लद्दाख के लोगों ने जब आर्टिकल 370 हटा था तो बहुत खुशियां मनाई थी, और अलग से एक यूनियन टेरिटरी बनने पर। लेकिन वहां से अब मुसलसल प्रोटेस्ट की खबरें हैं। जो लोग बीजेपी की तारीफें कर रहे थे वो अब उनके खिलाफ हो रहे हैं। ये बात लेह से भी आ रही है और करगिल से भी आ रही है। ये दो बड़े मेन इलाके हैं। अब वहां अनशन तक की नौबत आ गई है। वो क्या कुछ है, जरा बताइए। नहीं, ये सोनम वांगचुक को अगर हम सामाइन से मिलवाना चाहते हैं तो उनकी शनाख्त जो है वो दो चीजों से है। एक तो वो अन्ना हजारे जो हमारे मतलब लीडर थे, गांधीयन थे, और बहुत ही मतलब उस तरह के आदर्शवाद लीडर हैं अन्ना हजारे। तो सोनम वांगचुक भी उसी तरह से गांधीयन है और मतलब एक आदर्शवाद लीडर है लद्दाख में। दूसरी बात यह है कि जो आमिर खान की फिल्म 3 इडियट बनी थी, उसमें जो कैरेक्टर आमिर खान ने प्ले किया था, उसका सीधा से सीधा इंस्पिरेशन जो है वो सोनम वांगचुक है। तो जिस तरह से आमिर खान अपने आप को प्रोजेक्ट किया उस फिल्म के अंदर, उसी वो सोनम वांगचुक से ही जो है वो अपना इंस्पिरेशन लेके आ रहे हैं। वो बिल्कुल मतलब ये है कि वो गांधीवाद है, और दूसरी बात है कि वो एक मतलब एनजीओ चलाते हैं, और वो प्रो लद्दाखी है। वो अपने आप को इंडियन कम मानते हैं, प्रो लद्दाखी ज्यादा मानते हैं, और वो लद्दाख की रक्षा करने के लिए उन्होंने ये अनशन किया है। और उस अनशन का दो मकसद है। एक तो कि जो अभी चाइना से और इंडिया की जो मतलब विवाद चल रही है इसके लिए, बाउंड्री इश्यूज के लिए, तो इंडिया ने जो है बुरी तरह से वहां पे डेवलपमेंट किया है लद्दाख के अंदर, और यहाँ पे जो है रोड्स बना दिए हैं, और मतलब बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन कर दिया है लद्दाख से, जिससे लद्दाख का जो इन्वायरमेंटल कंडीशन है वो बहुत खराब हो गया है। तो ये अनशन जो है हमारे जो सोनम वांगचुक साहब है, इसीलिए कह रहे हैं कि इस मतलब ये जो डेवलपमेंट कर रही है इंडिया, इसको रोके और वहां के जो प्योर इन्वायरमेंट है उसको उस पर कंट्रोल लगाए। दूसरी बात वो ये कह रहे हैं, और वांगचुक का कहना ये है कि 4000 से ऊपर स्क्वायर किलोमीटर जमीन जो है वो इंडिया की, लद्दाख की जमीन जो है वो चाइना ने अपने हिस्से में कर ली है। उस पर भी वो अटेंशन लाना चाहते हैं। और अभी सिचुएशन ये है कि पूरा लद्दाख जो है वो उमड़ पड़ा है उनके अनशन पे। और यहाँ साउथ इंडिया से एक एक्टर है, फिल्म एक्टर, वो गए हुए थे वहां पे लद्दाख उनके समर्थन में। तो समर्थन जो है उनका दिन ब दिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, और लद्दाखियों का अब जो मांग है वो स्टेटहुड मांगना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने तो हमें मतलब ये है कि यूनियन टेरिटरी बना दी, लेकिन यूनियन टेरिटरी विदाउट एनी लेजिस्लेचर। अब दिल्ली से जो आईएएस ऑफिसर वगैरह हैं वो लद्दाख को देख रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि ये तो फॉरेन ऑक्यूपेशन है, हमारा तो कोई आदमी ही नहीं है।
तो वो डिमांड कर रहे हैं कि हमारा जो है एक स्टेट हो, हमें हमारा एक लेजिस्लेचर हो और विधानसभा हो, ताकि हम उसमें जो है इलेक्ट करें और वहां पे अपने ये करें। तो ये सब एक बड़ा ही मतलब एक दिलचस्प चीजें चल रही हैं, मतलब भारत के कोने में, जिसको मीडिया बहुत ही कम हाईलाइट कर रही है और एक तरह से इग्नोर कर रही है, और कुछ लोग जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इसकी तरफ अपना ध्यान बटाए हुए हैं। लेकिन दिल्ली सरकार के कान में जो है जूं भी नहीं रेंग रहा है कि इसको भी हमें कुछ इसके ऊपर, ना तो वो उनसे जाके बात कर रहे हैं, ना ही वो कुछ इनको आश्वासन दे रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है, जो मामला है वो चल रहा है बस। जी जी जी, हम अक्सर हमने कई बार बात की है, हमने कई बार बात की है लेह में और करगिल में। वहाँ बहुत नाराजगी है आर्टिकल 370 के बाद में। वहाँ ना तो कोई डेवलपमेंट हो रहा है, ना ही सरकारी नौकरियों में वहाँ को कोई नौकरियां मिल रही हैं, ना ही एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी हिस्सेदारी है। ये शिकायत है। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मुश्तबा साहब। जी जी जी, बताइए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, ये खबर जो है इस हफ्ते की बहुत अहम खबर है, वो है भूटान से, और वो खबर को मैं इस प्रोग्राम में लाना चाह रहा हूं क्योंकि वो खबर पीछे ना छूट जाए। जी जी, तो वो खबर यह है कि भूटान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं उनका दौरा अभी हुआ था एक हफ्ता पहले बंबई में, और वो कुछ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस और इसके लिए जो है वो वहां आए थे और भारत की जो है बहुत सराहना कर रहे थे और कह रहे थे कि भारत जो है हमारे यहाँ इन्वेस्ट करे और हमारे यहाँ जो हमारे कंट्री को डेवलप करे। उसके इमीडिएटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिन के लिए जो है वो भूटान गए थे, और बज़ाहिर वो कहते हैं कि एक हॉस्पिटल वहां उन्होंने बनवाया है, मतलब भारत ने बनवाया है, जिसका वो उद्घाटन करने गए थे। और वहां वो मिले थे, भूटान नरेश से भी मिले थे और वहां के जितने ओहदेदार हैं इन सब लोगों से मिले थे। अब यहाँ पे बात चल रही है कि भूटान जो है वो अपना बाउंड्री डिस्प्यूट चाइना से मतलब रिजॉल्व करने की कतार में खड़ा हुआ है, और इंडिया नहीं चाहती है कि वो मतलब भूटान और चाइना के अंदर फिर से मतलब एक रास्ते बन जाए। तो ये बहुत अहम खबर है इस हवाले से कि भारत जो है कितने हद तक जो है भूटान के ऊपर प्रिवेल करेगा कि वो चाइना से जो है दूरी बनाए रखे, हमसे जो है नजदीकी बनाए रखे। तो ये खबर इसी कड़ी में जो है ये फिट होती है और इस हफ्ते की एक खास खबर है। जी जी, भूटान के साथ भारत का डिफेंस और काफी नजदीकी ताल्लुकात हैं। डिफेंस हम साथ ही मिलकर के एक साथ हैं, तो लेकिन अब चीन वहां पर भी एक तरह से प्रिवेल करने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद अली मुश्तबा साहब, आप हर फ्राइडे को इस प्रोग्राम के लिए तैयारी करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि आपको आज का प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि दुनिया भर की खबरें आप तक पहुंचती रहें। इस प्रोग्राम के जरिए साउथ एशिया के जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं उन मुल्कों की खास खबरों पर चर्चा की जाती है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।